सबसे पहले बात करेंगे म्यांमार के राष्ट्रपति मिन की, जो कि इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। मुलाकातें और बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति यू मिन आंग ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मीटिंग कई मायनों में अहम है। ये बातचीत दोनों देशों को एक साथ लेकर आएगी और दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल टाइज के लिए इस बैठक को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। मीटिंग में जहां पर बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने पर चर्चा हुई, इसके अलावा सेफ्टी और कम्युनिकेशन से जुड़े पहलुओं पर भी बातचीत हुई। भारत और म्यांमार के बीच बिजनेस और डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर बात हुई। इसके अलावा मीटिंग में कलादान प्रोजेक्ट का भी जिक्र हुआ, जहां म्यांमार ने भारत को भरोसा दिया कि उसकी सीमाएं और उसकी जमीन भारत विरोधी गतिविधियों का मंच नहीं बनेगी, प्लेटफॉर्म नहीं बनेगी। जाहिर बात है कि भारत को यही भरोसा चाहिए, क्योंकि ये भारत की सेफ्टी से जुड़ा सबसे बड़ा मसला भी था। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये कंफर्मेशन ऑफ ट्रस्ट है। ये चीन के लिए बड़ा मैसेज है कि वो म्यांमार की धरती से भारत के खिलाफ कोई गेम नहीं खेल सकता। म्यांमार के साथ भारत के संबंध मजबूत रहे हैं। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और ओशन पॉलिसीज में भी शामिल है। राष्ट्रपति के तौर पर यू मिन आंग की यह पहली भारत यात्रा है, जिसकी शुरुआत 30 मई से हुई और वो 2 जून तक भारत दौरे पर ही रहेंगे। प्रेसिडेंट मिन के साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स और प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स का एक हाई लेवल डेलीगेशन भी भारत आया हुआ है। शनिवार को एस जयशंकर तो रविवार को एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनके साथ मुलाकात की थी। और आज की मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी जहां ट्रेडिशनल व्हाइट अटायर में नजर आए, उनके साथ विदेश मंत्री और एनएसए यानी एस जयशंकर और डोभाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज हमेशा की तरह बहुत पॉजिटिव दिख रही थी। बाद में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स, रक्षा और सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट और रीजनल सिचुएशन पर बातचीत हुई और दोनों ही देशों ने क्लोज कोऑपरेशन को बढ़ाने पर सहमति जताई। The Prime Minister and the President of Myanmar held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues, which covered trade and economic ties, our defense and security related issues, border management, development assistance, cultural exchanges, as well as the regional situation. And both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy, and in some areas related to advanced technology, for instance, artificial intelligence and the space sector. Both sides underlined the importance of connectivity. तो भारत और म्यांमार के रिश्ते केवल 2 पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं, बल्कि ये भारत की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। म्यांमार को अक्सर गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि चीन की जो अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, यानी कि जो उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति है, उसे रोकने और भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के विकास के लिए म्यांमार की भूमिका क्रूशियल है। अब जरा इसके जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझाते हैं। म्यांमार एकमात्र ऐसा साउथ ईस्टर्न एशियाई देश है जो भारत के साथ जमीन और समुद्री दोनों ही बॉर्डर्स को साझा करता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य आसियान देशों के साथ इकोनॉमिक और साथ ही स्ट्रैटेजिक संबंधों को मजबूत करना है। म्यांमार की इस नीति को लेकर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का ये जियोग्राफिकल ब्रिज भी है। बिना म्यांमार के भारत रोड रूट से थाईलैंड, वियतनाम या कंबोडिया तक नहीं पहुंच सकता है। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी भी इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। भारत के 4 राज्य, जिसमें शामिल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और साथ ही मिजोरम,
म्यांमार के साथ ही लगभग 1643 किलोमीटर एक लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि म्यांमार के घने जंगलों में शरण लेते रहे हैं और भारत को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए म्यांमार की सेना और सरकार के सहयोग की सख्त जरूरत होती है। अब चीन का ऐसे में परेशान होना लाजमी भी है। वो पिछले काफी समय से म्यांमार में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में है। बीजिंग वहां पर बड़े स्तर पर पोर्ट से लेकर रोड्स, रेल और साथ ही एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जहां बे ऑफ बंगाल तक सीधी पहुंच और इंडियन ओशियन में अपनी मौजूदगी को वो मजबूत इसी के जरिए करना चाहता है। चीन म्यांमार को अपने एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा रहता है और उसके लिए म्यांमार सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है बल्कि उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर म्यांमार पूरी तरह चीन के प्रभाव में चला जाए तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर उसका स्ट्रैटेजिक प्रेशर बढ़ सकता है और यही रीजन है कि भारत खासतौर पर म्यांमार में होने वाली एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग करता रहता है। भारत की कोशिश हमेशा से म्यांमार के साथ एक बैलेंस्ड और एक्टिव रिलेशनशिप बनाए रखने की रही है। अब म्यांमार के राष्ट्रपति का यह कहना कि वो भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, दैट इज नॉन नेगोशिएबल, ये बीजिंग के लिए एक क्लियर मैसेजिंग है। यानी म्यांमार की तरफ से ये साफ कहा जा चुका है कि वो किसी एक पावर के प्रभाव क्षेत्र में खुद को सीमित नहीं करना चाहता। To work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan multimodal transit transport project, as well as the Kalewa Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand trilateral highway. The Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Union of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. And the President of Myanmar in particular reiterated the assurance that Myanmar's territory would not be permitted to be used against India's security interests, and gave the opportunity to both sides to exchange thoughts on trade and commerce. आपसे थोड़ी देर पहले इसी खबर में मैंने कलादान प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, वो क्या है, क्योंकि इसकी चर्चा मीटिंग के दौरान, बातचीत के दौरान भी हुई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। पहली नजर में अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जैसा लगता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। ये प्रोजेक्ट भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को म्यांमार के रास्ते मैरीटाइम कनेक्टिविटी को अवेलेबल करवाता है। इससे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी और उस क्षेत्र की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नई गति भी मिलेगी। ये चीन को बड़ा जवाब भी है। भारत अच्छी तरीके से जानता है कि सिर्फ सिक्योरिटी कोऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। रोड, स्पोर्ट्स और बिजनेस देशों के बीच के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। इसीलिए कलादान प्रोजेक्ट को लेकर दोनों देशों का जोर देना अपने आप में एक बड़ा संकेत भी है। अब ये तो बिजनेस और प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई, लेकिन एक और मुद्दा था जिसे लेकर न सिर्फ भारत चिंतित है बल्कि पूरी दुनिया भी इसे लेकर अपने कंसर्न्स दिखा रही है, और वो है रेयर अर्थ मटेरियल्स का, जिसके लिए भारत को आज भी चीन पर निर्भर रहना पड़ता है और चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश भी करता है। उसने कुछ महीने पहले ही रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के नियमों में तब्दीली की थी और उसी वक्त से न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और यूरोप ने भी नए विकल्पों को तलाशना शुरू किया था। लेकिन म्यांमार से मजबूत होती दोस्ती भारत को मानो इस क्राइसिस से बाहर निकाल सकती है। वजह क्या है? क्योंकि म्यांमार हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। इसकी ग्लोबल मार्केट में काफी डिमांड है। ये रेयर और प्रोसेस करने में काफी महंगे हैं। म्यांमार में रेयर अर्थ मटेरियल्स की माइनिंग बड़े पैमाने पर होती है और म्यांमार का जो काचन स्टेट है जिसमें चिपवी, पांगवा और इसके साथ ही कंसेक आते हैं, ये यहाँ के सबसे बड़े माइनिंग हब हैं। साल 2024 के आंकड़ों के लिहाज से म्यांमार ने 31,000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस किया था।
भारत रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए चीन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये रिस्की भी है। इसीलिए भारत लगातार अपने पड़ोसी देश म्यांमार के साथ संबंध मजबूत करने में जुटा है। जिस काचीन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, उसकी माइंस भारत के अरुणाचल और मणिपुर के पास है। Myanmar's territory would not be permitted to be used against India's security interests. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल आपकी टीवी से लेकर सोलर पैनल में होता है। इसके अलावा विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स के लिए ये जरूरी होता है। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक और टेक्निकल प्रोडक्ट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के बीच हर एक स्तर पर बातचीत हुई। बीते 1.5 साल के डेटा का भी जिक्र हुआ, जब म्यांमार के साइबर फ्रॉड कॉम्प्लेक्सेस में से 2000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस लाने की बात हुई। इसके अलावा 150 भारतीय नागरिकों का भी इस दौरान जिक्र किया गया। Issues related to critical minerals and rare earths did come up during the discussions today. This is something that has been a subject of bilateral discussions for some time. And today as well, there was an understanding that the two governments and the entities from the two countries would continue to stay in touch, remain in touch on these issues and take forward cooperation in these areas. To cyber scams is a topical one. This is something on which we have been cooperating with Myanmar over a period of time. Year and a half, we have I've just been told that the number repatriated is over 2,400. So 2,411 people have been repatriated. Indian citizens from cyber scam compounds in Myanmar, especially in the bordering regions in southeast Myanmar. As of now, from the latest counts, we have possibly slightly over 150 odd Indian citizens that we know of, about whom we have reports, who are still stuck in some of these cyber scam compounds, and we are trying to, we are in discussions with. So we are in touch with the Myanmar government to try and repatriate the remaining people as well. राष्ट्रपति यू मिन आंग ने 30 मई को बिहार के गया से अपनी यात्रा की शुरुआत की, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा मुलाकात का दौर जारी रहा और आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर तमाम उन मुद्दों पर बातचीत हुई जिनका हमने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करते हुए कल्चरल एग्जीबिशन देखी। वो लगातार बिजनेस फोरम्स में भी हिस्सा ले रहे हैं। इससे साफ है कि भारत और म्यांमार की बॉन्डिंग अब एक अलग लेवल पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर आने वाले भविष्य में और दोनों देशों की मजबूत होती हुई साझेदारी में नजर आएगा।